नमस्कार जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन का हमारा टॉपिक चल रहा था। आज इस आंदोलन को ही हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि भाई दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की जो राजनीति है उसका आपके दक्षिण अफ्रीकी कार्य का समापन करते हुए गांधी जी वापस लौट चुके हैं कहाँ? भारत। तो हम आपके जो क्लास आज की हमारी आरंभ करेंगे वो यहीं से ही है कि भाई गांधी जी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार से गांधी जी के द्वारा एक दिशा दी गई है उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। कौन कौन से आपके आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी ने यहां पर किया है, देखिएगा। गांधी जी का भारत आगमन। देखिए, मैंने बताया था कि दक्षिण अफ्रीकी राजनीति को समाप्त करते हुए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी आपके SS सुदीव नामक जहाज के माध्यम से बंबई के अपोलो बंदरगाह पर आकर के लौटते हैं। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर आकर के उतरते हैं कौन? गांधी जी। ठीक है। अब यहां जब भारत लौटे तो ये समय था आपके 9 जनवरी का। ये समय आपके कब का था? 9 जनवरी का समय था। इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज हमको याद रखनी है। जब गांधी जी यहां लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके उनसे कहा था कि भाई ऐसा है कि आपने दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में कार्य करते करते गांधी जी भारत में लोकप्रिय हो चुके थे। भारत में लोकप्रिय हो चुके थे। अब जब भारत में लोकप्रिय हो गए तो भारतीय लोगों ने यह आशा भी लगा ली कि यह आदमी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों के लिए इतना काम किया है तो भारत में आके तो जाने क्या नहीं कर देंगे। ठीक है। ऐसी आशाएं आपके जनता की भी, जो यहाँ के आपके कुछ नेता थे उनकी भी आशाएं गांधी जी से बंध गई थी। ठीक है। अब इस स्थिति को यहां पर देखें तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु के रूप में थे, उन्होंने आपके इनसे स्पष्ट कह दिया था कि भाई कि भारत में आते ही कि यहां अभी प्रारंभ में कान तो खुले रखना भाई और मुंह बंद रखना, बिल्कुल अभी बोलना नहीं है कुछ भी। ठीक है। ये नहीं है कि किसी की भी बातों में आकर के और आंदोलन करने बैठ जाए, अनशन करने बैठ जाए, गड़बड़ा देंगे यहाँ पर। तो गांधी जी ने भी आपके ये निर्णय लिया कि भाई पहले मैं आपके भ्रमण करते हुए जनता क्या चाहती है, चंद नेता क्या चाहते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जनता क्या चाहती है इस बात को मैं देखूंगा। ठीक है। इसके लिए आपके, और गांधी जी ने, मैंने बताया, सत्याग्रह का प्रयोग आपके दक्षिण अफ्रीका में कर ही लिया था। और गांधी जी ने यह कहा भी था कि भाई सत्याग्रह में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। सत्याग्रह में प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है लोगों को। ऐसे आसान नहीं है आपके सत्याग्रह की राह। ठीक है। अब बात ये उठी भाई कि सत्याग्रह में जहां अहिंसा ही आपके मार्ग है, अहिंसा ही साधन है, तो उसमें ऐसा क्या प्रशिक्षण देना चाहते हैं गांधी जी, जो उसके लिए आश्रम की व्यवस्था करने लग गए कि भाई कि आश्रम चाहिए एक। ठीक है। तो वहां पर एक बात याद रखना कि सत्याग्रह कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है। उनके अनुसार आपकी क्या है? सत्याग्रह कमजोर व्यक्ति का हथियार नहीं है, ताकतवर व्यक्ति का हथियार है। क्यों? क्योंकि गांधी जी का एक विशिष्ट मानना है कि कमजोर व्यक्ति स्वभाव से हिंसक होता है। कमजोर व्यक्ति है वो स्वभाव से हिंसक होता है। यहां आपके केवल मैं शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कर रहा हूं, मानसिक कमजोरी भी आपके हो सकती है। कमजोर व्यक्ति है वो स्वभाव से हिंसक होगा। आप आमतौर पर मार्केट में घूमते फिरते भी देख लेना, जो आपके ऐसे चलती फिरती 302 मिलेंगी वो सबसे ज्यादा आपके हिंसक होंगी। ठीक है ना। तो कमजोर व्यक्ति आपके स्वभाव से हिंसक होता है और सत्याग्रह में हिंसा वर्जित है। इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह में प्रशिक्षण की बात कही कि भाई सत्याग्रह में प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है लोगों को। इसके लिए आपके सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जब बात उठी, खूब सारे लोग आगे आए कि भाई ऐसा है, गंगा नदी के किनारे हरिद्वार में बना लो, यहां बना लो, वहां बना लो, जगह देने को तैयार हो गए। ठीक है। लेकिन गांधी जी ने इसके लिए अहमदाबाद को चुना। अहमदाबाद को चुनने के पीछे भी आपके कई रीजन देखने को मिलते हैं।
क्या कि एक तो आपके गृह राज्य है आपके किनका, खुद गांधी जी का। दूसरा, अहमदाबाद इस समय भारत के मैनचेस्टर के रूप में विख्यात था और सत्याग्रह का आधार जो चरखा है उसके लिए आवश्यक जो सूत है या कपास है वो वहां से आपके आसानी से प्राप्त हो सकती थी। ठीक है, इस वजह से गांधी जी ने निर्णय लिया कि भाई कि हम कहां पर, यहां अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करेंगे। और आपके क्या होगा कि अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना करेंगे तो यहाँ अहमदाबाद के जैसे अंबालाल साराभाई वगैरह हैं, ठीक है, जो कि यहाँ के आपके क्या थे, मिल मालिक थे, उनके द्वारा आपके सहयोग भी दिया गया, वित्तीय मदद आपके यहाँ गांधी जी की जाती है। ठीक है, तो 1915 ईस्वी में अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की भी स्थापना कर दी जाती है जहां सत्याग्रह का प्रशिक्षण दिया जाना था। इसको साबरमती आश्रम के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां एक चीज और आपको मैं क्लियर करूं कि ऐसा नहीं है कि भाई कि सत्याग्रह पहला मूवमेंट है, हम ये कहें कि सत्याग्रह में यहां पर आपके पहली उपस्थिति है गांधी जी की। इससे पहले राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दिनसा एदुलजी वाचा की अध्यक्षता में 1901 ईस्वी में, वहां पर गांधी जी ने हिस्सा लिया था। फिर बाद में देखें 1916 में आपके बीएचयू का जो उद्घाटन समारोह था वो गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति के रूप में था भारत में। ठीक है, 1916 ईस्वी का जो आपके लखनऊ अधिवेशन है वहां भी एक दर्शक की भांति आपके गांधी जी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें आपके आरंभ में ही गांधी जी से जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिएगा 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी एस सुदीव जहाज से बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर आपके एसएस सुदीव नामक जहाज से आपके यहां उतरते हैं। ठीक है, 1915 ईस्वी में ही साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, बिल्कुल आपके यहां नेशनल मूवमेंट में प्रत्येक तिथि जो आपको लिखाई जा रही है ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक तिथि जो यहां नेशनल मूवमेंट में लिखाई जा रही है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, याद रखना है आप लोगों को। ये कर्सर ऊपर करो इसका कमेंट का। तो देखिएगा यहां पर मैंने बताया 1915 में आपके उन्होंने क्या किया कि यहां सत्याग्रह आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे कर दी है। ठीक है, तो देखिए 1915 ईस्वी में साबरमती नदी के किनारे सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में की गई। अहमदाबाद में की गई। साबरमती आश्रम या ऐसे सत्याग्रह आश्रम या ऐसे हमने क्या बताया, साबरमती आश्रम के नाम से भी जानते हैं। साबरमती आश्रम यहां सत्याग्रह में प्रशिक्षण दिया जाना था। सत्याग्रह में प्रशिक्षण दिया जाना था।
देखिए, सत्याग्रह में आपके प्रशिक्षण दिया जाना था कहाँ? साबरमती आश्रम के अंतर्गत। अब आपके इसमें देखिएगा, मैंने बताया कि भाई कि यहां इससे पहले गांधी जी की उपस्थिति सार्वजनिक तौर पर कैसे कैसे रही है, सार्वजनिक तौर पर कैसे कैसे रही है। तो आपको मैं अलग से आपके एक चीज इंडिकेट करूं यहां, गांधी जी ने 1901 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है, अध्यक्ष थे दिनसा एदुल जी वाचा, दिनसा ई वाचा कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया पहली बार। दक्षिण अफ्रीका से आकर के यहां पर भाग इन्होंने लिया था। दूसरी बात आपके मैंने बताया कि 1916 में जो बीएचयू का उद्घाटन समारोह था, ठीक है ना, वहां पर पहली सार्वजनिक उपस्थिति गांधी जी ने अपनी यहां पर दी है। देखिए, 16 ईस्वी में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दी, सार्वजनिक उपस्थिति दी। ठीक है, फिर आगे हम बात करें। यहां पर एक बात और देखिए, 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी जी ने भाग लिया। यहां की कार्यप्रणाली को भी गांधी जी आपके प्रारंभ में ही देखते हुए जा रहे थे कि भाई कि यहां आपके किस प्रकार का घटनाक्रम घटित हो रहा है, उसको आपके देखते हुए जा रहे थे। उन्नीस सौ एक ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से आपके गांधी जी आए थे। अब यहां थोड़ा ही ना कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए भारत से तो आपके भारत में आएंगे ही नहीं, फिर यहां पर आपके आ रहे थे, बीच बीच में आपके कई बार आए हैं, फैमिली लेने भी अपनी आए हैं, फैमिली को भी साथ लेकर के दक्षिण अफ्रीका गए हैं। ऐसा नहीं है कि वहां चले गए तो वहीं पर रह गए, ठीक है, लंदन भी गए, वहां से आपके कई जगह स्थानों पे। तो यहाँ भारत में भी आपके 1901 ईस्वी में वो भारत इसमें कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लेते हैं। फिर 1916 ईस्वी का जो लखनऊ अधिवेशन है उसमें भी आपके उनके द्वारा हिस्सा लिया जाता है। अब देखिए, बात ये आती है कि गांधी जी जब भारत आए तो गांधी जी ने यहां सर्वप्रथम कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, हुआ क्या था, हुआ ये कि भाई 1916 के जो लखनऊ कांग्रेस था, उस लखनऊ कांग्रेस में गांधी जी बैठे हुए थे 1916 की में। उसी समय चंपारण बिहार से एक राजकुमार शुक्ल नाम के किसान है, राजकुमार शुक्ल नाम के किसान हैं, वो आकर गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी से आपके चंपारण आने का आग्रह करते हैं कि महाराज आपको चंपारण आना चाहिए, क्योंकि चंपारण के जो किसान हैं वो अधिक दुखी हैं। उनका आपके तिनकठिया पद्धति के तहत अंग्रेजों के द्वारा क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। ठीक है ना, तिनकठिया पद्धति के तहत अंग्रेजों के द्वारा आपके शोषण किया जा रहा है। ठीक है, नील की खेती करते हैं वहां पर, और नील की खेती की प्रॉब्लम भी है आपके कि इस समय रासायनिक रंगों का विकास हो गया है। जर्मनी ने आपके रासायनिक रंगों का प्रयोग आरंभ कर दिया था, उससे जो इनकी नील है उस नील की खरीद में आपके कमी आ गई है। और नील की खेती ये जिन खेतों में करते हैं, ठीक है, वो खेत और खराब हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी आपके खराब हो जाती है खेतों की। गांधी जी से कहा, अब मैंने बताया कि गांधी जी ने तो आपके पहले भ्रमण करने का निर्णय लिया था कि भाई पहले मैं देखूंगा कि आसपास जनता क्या चाहती है, नेता क्या चाहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं था। ठीक है,
लेकिन फिर भी गांधी जी ने आश्वासन दिया कि वो भ्रमण पर आपके उधर से निकलेंगे तो चंपारण जरूर आएंगे। ऐसा आश्वासन देकर के राजकुमार शुक्ल को भेज दिया। राजकुमार शुक्ल उस समय चंपारण के किसानों को लीड कर रहे थे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, 1917 ईस्वी में गांधी जी चले चंपारण की ओर, ठीक है। वहां पर प्रॉब्लम मैंने आपको बताया कि तिनकठिया पद्धति की प्रॉब्लम है। तिनकठिया पद्धति का मतलब है कि 20 बिस्वा जो आपके भूमि, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं और 20 बिस्वे में से 3 बिस्वे आपके भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस तरह के बॉन्ड भरवा रखे थे बागान मालिकों ने बॉन्ड भरवा रखे थे, ठीक है। तो वो आपकी खेती कर रहे थे, ये तिनकठिया पद्धति के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। तो यहां देखिएगा, भारत में गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन, ठीक है। अभी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले ही बताया, राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश गांधी जी कब करेंगे, 1919 में जाकर के करेंगे। 1917 ईस्वी में जो गांधी जी के मूवमेंट हैं वो सभी आपके कैसे हैं, क्षेत्रीय आंदोलन है। कैसे हैं, क्षेत्रीय आंदोलन है। तो देखिएगा, यहां पर आपके देखो 3 क्षेत्रीय आंदोलनों को लीड करने का काम गांधी जी ने इस समय किया है। चंपारण किसान सत्याग्रह, एक किया अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और एक किया है खेड़ा किसान सत्याग्रह। ये 3 आपके मूवमेंट हैं और कभी कभी प्रश्न में इनका क्रम ही पूछा जाता है कि कैसे कैसे हुए। पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद और फिर कौन सा है, खेड़ा। तो यहां हम बात करते हैं एक एक आपके मूवमेंट की कि कैसे आपके इन्होंने। तो चंपारण आपके कहां पर है, बिहार में। ये कहां पर है, बिहार। और कब किया है ये, कि भाई 1917 ईस्वी में किया है, 1917 ईस्वी में। चंपारण बिहार में 1917 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब यहां देखो, मैंने आपको बताया कि कारण क्या है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कारण आपके क्या है। कारण था आपके चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति से तात्पर्य मैंने बताया कि 3/20वें भाग पर, ठीक है, 3/20वें भाग पर नील की खेती करना। 3/20वें भाग पर देखो, कारण अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा प्रचलित तिनकठिया पद्धति 3/20वें भाग पर नील की खेती अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा प्रचलित तिनकठिया पद्धति के तहत
किसानों का शोषण। ठीक है, आपको कारण पूछा जाएगा भाई कि कारण आपके क्या है चंपारण किसान सत्याग्रह का, तो आपको यह स्पष्ट करना है कि अंग्रेज बागान मालिक हैं, उन्होंने किसानों से बॉन्ड भरवा रखे थे, किसानों से बॉन्ड भरवा रखे थे आपके विभिन्न प्रकार के, और उन बॉन्डों के तहत आपके क्या कर रखा था कि भाई किसानों को ये निश्चित कर रखा था कि उनको आपके कि भाई कि चाहे कोई तुम्हारी नील खरीदे या नहीं खरीदे, ठीक है, कोई काम आए या नहीं आए, तुमको तो 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, किसान थे, जब उनके खेत खराब होने लगे, नील के खरीदार नहीं रहे। नील के खरीदार क्यों नहीं रहे? क्योंकि आपके जर्मनी ने रासायनिक रंगों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। ठीक है, जब आपके ये उजाला सुप्रीम वगैरह आप देखते हो, ये कृत्रिम नील जब आ गई तो इनके जो द्वारा उत्पादित नील है वो महंगी पड़ने लगी। महंगी पड़ने लगी तो आपके क्या हुआ, किसानों ने उनसे कहा कि भाई कि ऐसा है, इस बॉन्ड को समाप्त करो। बॉन्ड को समाप्त करने के एवज में उन्होंने राशि मांगी, उल्टे बागान मालिकों ने राशि मांगी। ठीक है, किसान पहले से ही शोषणग्रस्त थे, इस वजह से आपके यहाँ पर आंदोलन आपके हुआ है, और इन किसानों को लीड करने का काम किसने किया? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया। यहाँ की एक घटना बड़ी अच्छी है आपके, देखें कि भाई जब गांधी जी चले, जब गांधी जी चले आपके कहां? चंपारण की ओर, तो चंपारण के जिला प्रशासन के कान पहले ही खड़े हो गए कि भाई कि ये क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि उनको ये पता था, दक्षिण अफ्रीका से ही आपके सुनते आ रहे थे कि ये आदमी जहां भी जाता है ना कोई लफड़ा जरूर होता है। तो उन्होंने पहले ही गांधी जी को आगाह कर दिया कि भाई के चंपारण में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर प्रवेश किया ना तो न्यायालय में हाजिर होना पड़ेगा, अवमानना में, न्यायालय का आदेश है, ऐसा आपके कह दिया। गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया गया कि भाई ऐसा है कि मुझे अगर चंपारण में प्रवेश करने से रोका गया ना तो मैं चंपारण की सीमा पर ही सत्याग्रह कर डालूंगा, फिर देखना क्या हालत होती है। ठीक है, तो और गांधी जी का जन समर्थन बढ़ा, तो आपके उनके जन समर्थन को देखते हुए उनको क्या कर दिया गया? चंपारण में आने की अनुमति दे दी गई। चंपारण में आने की अनुमति दे दी गई कि भाई ठीक है, आ जाने दो इनको। उल्टे वहां जाकर के गांधी जी चढ़ और गए उन पर, अंग्रेजों पर। उनसे कहा कि एक तो मैं भाई तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। अब सब चौंक गए कि भले की बात कब से करने लग गए? कि भले की बात यह है कि अगर किसानों का वास्तव में शोषण हो रहा है और ये किसानों ने अगर न्यायालय के आपके दरवाजे पर दस्तक दी तो आप लोग क्या जवाब देंगे? इसलिए मैं पहले देख लेता हूं कि वास्तव में किसानों का शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है तो आप शोषण बंद करवा देना, नहीं हो रहा है तो किसानों की कलाई खुल जाएगी, तुमको टेंशन ही क्या है। गांधी जी को अनुमति दे दी कि भाई ठीक है, तुम तो लगा लो फेरी आपके। ठीक है, गांधी जी आपके चले चंपारण के गांव गांव में पैदल ही। गांधी जी के साथ आपके यहां पर ऐसे नहीं कि गांधी जी अकेले ही हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रज किशोर भी थे, राजकुमार शुक्ल तो थे ही किसान, महादेव देसाई उनके निजी सचिव भी यहीं पर थे, जेवी कृपलानी भी यहाँ पर थे, एक मजरुल हक हैं वो भी यहाँ पर थे, नरहरि पारीख हैं वो भी किसान ही थे, नरहरि पारीख भी आपके यहाँ पर थे। ठीक है ना, कहाँ? चंपारण में। इन लोगों ने आपके क्या किया कि चंपारण के गांव गांव का दौरा किया, गांव गांव का दौरा किया। अब गांधी जी ने आपके पहली बार यहां सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया है, सत्याग्रह किया नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि सत्याग्रह से पहले ही अंग्रेजी प्रशासन को झुकने को आपके इन्होंने राजी कर लिया। बागान मालिक हैं वो अपनी अवैध वसूली का 25% हिस्सा है वो वापस लौटाने के लिए तैयार हो गए। 10 साल के अंदर अंदर, यानी 1 दशक के अंदर अंदर तो बागान मालिक है ना वो चंपारण छोड़ करके ही भाग गए। गांधी जी की ऐसी लीडरशिप को जब रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा तो उन्होंने महात्मा कह करके पुकारा है कि ये तो महात्मा आदमी है। ठीक है ना, क्योंकि सफलता आपके हाथ डाली नहीं और सफलता मिली नहीं। चंपारण कृषि कानून है वो आपके पारित हुआ, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, चंपारण एग्रेरियन एक्ट आपके जो नवंबर 1917 में ही प्रस्तावित कर दिया गया था, लेकिन
मार्च 18 में पारित होकर के, मार्च 18 में पारित होकर के मई 18 में जाकर के लागू हुआ है। ठीक है ना। यूरोपीय जो बागान मालिक थे, नील के बागान मालिक थे, उनके विरोध में आपके ये एक्ट लाया गया, उनके विरोध में ये एक्ट लाया गया। ठीक है। तो यहां पर हमको आपके यही चीज का अध्ययन करना है मूल रूप से कि भाई चंपारण जो किसान मूवमेंट हो रहा है, चंपारण किसान मूवमेंट का कारण क्या है। ठीक है। किसने आमंत्रित किया गांधी जी को, यहां पर कौन कौन गांधी जी के सहयोगी यहां रहे हैं, उनकी हमें चीजें याद रखनी है। ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कारण तो ये हो ही गया। दूसरा आपके देखो 20वीं सदी, रासायनिक रंगों का प्रयोग बढ़ने से इन निलहे किसानों की नील का कोई खरीदार नहीं था। नील की खेती से खेतों की उत्पादकता भी नष्ट हो जाती थी। ये किसानों के लिए एक नवीन टेंशन थी कि भाई खेत भी खराब हो रहे हैं उनके, ठीक है ना, खेत भी खराब हो रहे हैं और साथ में आपके क्या है, इन रासायनिक रंगों से आपके उनकी नील का कोई खरीदार भी आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। ठीक है। वो आप किसान क्या चाहते थे कि किसी ना किसी तरह करार आपके है, ये एग्रीमेंट जो आपके है वो आपके समाप्त हो जाए। ठीक है। लेकिन बागान मालिकों ने किसानों से ज्यादा धनराशि की मांग कर ली। ठीक है। चंपारण के किसान नील बागान मालिकों से किए करार को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन बागान मालिकों ने किसानों से अधिक धनराशि की मांग की। इस कारण किसान विरोध पर उतारू हो गए। देख लिया भाई कि जब कैसे ही नहीं पार पड़ रही है तो ऐसा करो, इनका तो विरोध ही करना जायज है, विरोध करो इनका। ठीक है। विरोध पर उतारू हो गए। इस समय किसानों को लीड करने का काम जो किया वो राजकुमार शुक्ल ने किया। किसने? आपके राजकुमार शुक्ल के द्वारा आपके किसानों की बागडोर संभाली। ठीक है। इस समय राजकुमार शुक्ल किसान ही थे, ये भी राजकुमार शुक्ल
ने किसानों की बागडोर संभाली। एवं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी को बुलाया कि भाई कि आप चंपारण में आकर के देखो कि किसानों की कैसी आपके बदहाली की स्थिति में किसान जी रहे। ठीक है, गांधी जी के आपके प्रयासों से मैंने बताया कि नील आयोग का गठन किया गया। ठीक है, गांधी जी के प्रयास रहे। यहां गांधी जी के सहयोगी देखो, चंपारण में गांधी जी के सहयोगी कि भाई गांधी जी को आपके यहां पर सहयोग कौन कौन कर रहे हैं। इसमें नाम आते हैं आपके, एक तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का नाम आता है। किसका नाम आता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारिक, ब्रजकिशोर, मजरुल हक, राजकुमार शुक्ल, कौन है? राजकुमार शुक्ल हैं। जेबी कृपलानी और महादेव देसाई भी हैं। देखो, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, ये आपके गांधी जी के सहयोगी रहे। किसमें सहयोगी हैं ये? इस आपके चंपारण किसान सत्याग्रह में गांधी जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर बात हम क्या बता रहे थे कि भाई गांधी जी ने जब हस्तक्षेप किया तो गांधी जी के हस्तक्षेप के कारण आपके चंपारण के किसानों की विजय यहां हो जाती है। ठीक है, चंपारण के किसानों की विजय हो गई। अब चंपारण के किसानों की विजय हो गई तो आपके वहां गांधी जी के द्वारा नील आयोग का गठन करवा दिया गया। बागान मालिक हैं वो अवैध वसूली का आपके लगभग 25% हिस्सा है वो लौटाने को आपके तैयार हो गए। ठीक है, तो देखिए गांधी जी के हस्तक्षेप से तिनकठिया पद्धति समाप्त कर दी गई और बागान मालिक अवैध वसूली का
25% हिस्सा लौटाने को तैयार हो गए। एक दशक के भीतर इन बागान मालिकों ने चंपारण छोड़ दिया। बागान मालिकों के द्वारा आपके चंपारण को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए गांधी जी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा कहकर के पुकारा गया, महात्मा की उपाधि प्रदान की। ऐसे मान लीजिए, देखिए गांधी जी की नेतृत्व क्षमता को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहकर पुकारा। गांधी जी को महात्मा कहकर के पुकारा है आपके कब? यहां पर जब आपके देखा कि भाई चंपारण में गांधी जी ने जैसे ही हाथ डाला वैसे ही चंपारण में उनको सफलता प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हम आपके बात कर लें चंपारण कृषि कानून की या चंपारण एग्रेरियन एक्ट की। ठीक है, यहीं पर आपकी बात कर लेते हैं। कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट। अब इसमें हमको तो आपके कि कब पारित हुआ है, कब पेश किया गया है, इन चीजों को आपके यहां पर याद रखना है। तो याद रखना कि नवंबर 1917 में तो प्रस्तावित है। प्रस्तावित कब हुआ है ये? नवंबर 1917 में। एक पारित कब हुआ है और लागू कब हुआ है? तो 1 मई 1918 को लागू हुआ है। 1 मई 1918 को लागू हुआ, लेकिन पारित कब हो गया ये कि भाई 4 मार्च को ही पारित हो गया था। 4 मार्च 1918 ईस्वी। ठीक है, जो एग्रेरियन एक्ट है इसके तहत आपके क्या किया गया है? यूरोपीय जो नील के बागान मालिक हैं उनकी जो तिनकठिया पद्धति है उस तिनकठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। देखो, इसके तहत तिनकठिया पद्धति को समाप्त किया। समाप्त कर दिया। चंपारण के किसानों को शोषण से बचाने के लिए आपके ये चंपारण कृषि कानून यहां पर लाया जाता है। ये हमारा आपके चंपारण किसान सत्याग्रह है। महत्वपूर्ण आपके एक आंदोलन के रूप में हम इसे यहां पर देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एक नई चीज आपके क्या है कि इसी समय अहमदाबाद से सूचनाएं प्राप्त हो रही थी दिन प्रतिदिन। अहमदाबाद से क्या सूचनाएं मिल रही थी कि अहमदाबाद में कपड़ा मिल मालिकों ने मजदूरों को जो प्लेग का बोनस मिलता था, ठीक है ना, मजदूरों को जो प्लेग का बोनस मिलता था उस प्लेग के बोनस को देना कर दिया बंद। उन्होंने कहा भाई महामारी नहीं है, अब महामारी नहीं है तो काहे का बोनस। मजदूरों ने आपके अपनी मांग रखी कि भाई प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो महंगाई में वृद्धि हुई है उस महंगाई वृद्धि के अनुरूप आपने अपनी
हमारा आपके वेतन भी तो नहीं बढ़ाया है, इसलिए मजदूरों ने मांग कर दी कि हमको 50% बोनस चाहिए अब। लेकिन मिल मालिक थे वो किसी भी प्रकार का बोनस देने को राजी नहीं थे किसानों को। ठीक है, इस समय आपके अहमदाबाद में मिल मालिक एसोसिएशन जो काम कर रही थी उसके अध्यक्ष बने हुए थे अंबालाल साराभाई, गांधी जी के मित्र भी थे अंबालाल साराभाई। ठीक है, लेकिन आपके हुआ क्या कि जब मजदूर आपके हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी, मजदूरों ने तालाबंदी कर दी थी आपके फरवरी 1918 में, फरवरी 1918 में तो तालाबंदी कर दी मिलों पर कि भाई हम आपके हड़ताल, तो इससे क्या प्रोडक्शन ठप पड़ गया। जब प्रोडक्शन ठप पड़ गया तो गांधी जी को हस्तक्षेप करने के लिए आमंत्रित किया गया कि भाई कि गांधी जी यहां पर आए और देखें कि भाई कि यहां प्रोडक्शन आपके किस प्रकार से शुरू कराया जा सकता है। गांधी जी आपके वहां पर आए। ठीक है, हालांकि गांधी जी से आप देखो किसने, अंबालाल साराभाई हैं। ठीक है, अंबालाल साराभाई की बहन है अनुसुईया बेन। ठीक है, अनुसुईया साराभाई हैं, उनसे भी आपके संपर्क गांधी जी ने कहा किया था और गांधी जी को अनुसुईया बेन के द्वारा अहमदाबाद की एक कपड़ा मिल पर बुला लिया गया था। ये बात आपके हुई। ठीक है, वहां गांधी जी ने देखा तो गांधी जी ने ऐसा किया कि भाई बीच का सा रास्ता निकाल दिया कि भाई ऐसा करो 35% पे बात फ्री करो, 35% बोनस दे दो। ठीक है, अब 35% बोनस देने की बात पर आपके वो राजी थे, जबकि मिल मालिक 20% तक तो तैयार हो गए थे कि भाई 20% दे देंगे। लेकिन 35% बोनस स्पष्टतः मजदूरों की ओर झुकाव को प्रदर्शित कर रहा था। मजदूरों की ओर झुकाव को तो मिल मालिकों ने मना कर दिया कि भाई ठीक है नहीं देंगे हम। अब गांधी जी की जानकारी नहीं थी ना उनको कि भाई चीज क्या है। गांधी जी ने मिल मालिकों को स्पष्टतः धमकी दी कि यदि मजदूरों को उनका हक अर्थात 35% बोनस नहीं दिया गया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। बैठ जा, भूख लगेगी तो अपने आप आपके खड़ा हो जाएगा कि भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। अब इस भूख हड़ताल का किसी को जानकारी नहीं थी। भारत में तो पहली बार आपके ऐसे कोई आदमी कह रहा था कि अगर तूने उस फलाने को ये काम नहीं किया तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। भूख हड़ताल का फर्क क्या पड़ता है इसका लोगों को एहसास ही नहीं था। सत्याग्रह का प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं ना यहाँ। ठीक है, गांधी जी सचमुच में ही भूख हड़ताल पर चले गए। प्रारंभ में तो आपके कोई फर्क नहीं दिखा, वहां प्रारंभ में कोई फर्क आपके नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे मजदूरों में आपके ये फैली बात कि भाई कि ये आदमी हमारे हितों के लिए भूख हड़ताल पर बैठा है और हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो धीरे धीरे मजदूर आपके गांधी जी के समर्थन में एकत्रित होने लग गए। ठीक है, बात अहमदाबाद से बाहर तक के क्षेत्रों में फैलने लग गई। गांधी जी की एक थ्योरी और थी, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। मिल मालिकों के दिमाग में यह भी गूंज रही थी बात कि ऐसा नहीं हो भाई कि ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लेकर के बैठ जाएं फिर बाद में कि मालिक तो केवल ट्रस्टी हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेसर थे आपके उस समय आनंद शंकर बापू भाई, उनको मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया, गांधी जी के साथ मध्यस्थता करने के लिए। ठीक है, मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया, लेकिन गांधी जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि 35% बोनस तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये तो लो आपके जूस, ठीक है, ये तो आपके अनशन तो करो समाप्त, अपनी भूख हड़ताल तो करो समाप्त। अब मजदूरों को हम आपके क्या है कि निष्पक्षता से आपके क्या किया जाएगा, एक कमेटी का गठन कर देंगे और वो जैसा निर्णय लेगी हम मान लेंगे। गांधी जी ने कह दिया वो एक कमेटी में सदस्य तो मैं भी बनूंगा। गांधी जी कमेटी के सदस्य बन गए। कमेटी के सदस्य बने तो वहां कमेटी में पहला ही स्टेटमेंट दे दिया कि भाई 35% बोनस की बात चालू करो, वहां से शुरू करो आपके। ऐसी बात जब उन्होंने कही तो कमेटी ने भी कह दिया कि 35 ही ले ले, इससे ज्यादा तो देना भी क्या है। तुरंत आपके अहमदाबाद के मिल मजदूरों को 35% बोनस आपके देना तय कर दिया गया। 35% बोनस देना तय कर दिया गया। ये गांधी जी की लगातार दूसरी जीत है, गांधी जी की लगातार दूसरी जीत है। ठीक है, ये स्थिति आपके कहां पर हमको अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो दूसरा आपके क्षेत्रीय आंदोलन यहां देखें हम,
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1917-18 फरवरी 18 में तालाबंदी हो गई है यहां पर, ठीक है। कारण मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को मिलने वाले प्लेग बोनस को बंद करना तथा मजदूरों द्वारा 50% बोनस की मांग। पचास % बोनस की मांग कर बैठे हैं आपके कौन? मजदूर आपके यहाँ, ठीक है। अब यहां देखिएगा नेता आपके कौन है कि भाई महात्मा गांधी है। नेता कौन है? महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी ने मिल मालिकों को मजदूरों के लिए 35% बोनस देने की मांग की कि भाई 35% बोनस आपके देना पड़ेगा मिल मजदूरों को, ठीक है। मिल मालिकों द्वारा इनकार करने पर गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए। गांधी जी आपके कहां चले गए? भूख हड़ताल पर चले गए। याद रखना भारत में पहला प्रयोग हो रहा है भूख हड़ताल का, भारत में पहला प्रयोग हो रहा है भूख हड़ताल का। तो अब आपके देखिए गांधी जी के इस आंदोलन में मिल मालिक अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने भी गांधी जी का साथ दिया। ठीक है, गांधी जी का साथ देने के लिए अनुसुईया बेन उन्होंने कह दिया भाई को पहले ही कि भाई गांधी जी भूख हड़ताल कर रहे हैं तो मैं भी उनके साथ भूख हड़ताल पर बैठूंगी, ठीक है। भूख हड़ताल आपके 15 मार्च 1918 को आरंभ की है इन्होंने, ठीक है। 18 मार्च को अनशन तोड़ दिया है। यहां आपके स्पष्ट कर दीजिए भले ही तिथि।
15 मार्च 1918 ईस्वी को आपके भूख हड़ताल पर गए गांधी जी। 5-4-9 आपके यानी 5 और 3 8 लगभग 18 तारीख को ही आपके भूख हड़ताल को इन्होंने क्या कर दिया है, अनशन को तोड़ दिया है, क्योंकि मिल मजदूर आपके मिल मालिक हैं वो गांधी जी की शर्त मानने को तैयार हो गए ना। तो देखो गांधी जी व मिल मालिकों के मध्य मध्यस्थता करने के लिए कि भाई गांधी जी और मिल मालिकों के मध्य कोई ना कोई मीडिएटर तो होना चाहिए। वो मीडिएटर ही अपना पक्ष रखेगा कि भाई कि क्या करना है, कब आपके हड़ताल को निरस्त करना है, कब आपके हड़ताल यहाँ पर कितना % बोनस वगैरह आपके देना है। तो इस समय आपके गुजरात कॉलेज के ही प्रोफेसर थे, कौन से, आनंद शंकर बापू भाई, आनंद शंकर बापू भाई, आनंद शंकर बापू भाई को नियुक्त किया। ट्रिब्यूनल के फैसले के आधार पर मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया। और स्वीकार होते ही गांधी जी का यह आंदोलन भी क्या हो गया, सफल हो गया है। गांधी जी का जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है ये भी आपके क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ये हमारा आपके एक दूसरा क्षेत्रीय मूवमेंट गांधी जी का रहा। तीसरा एक मूवमेंट हम यहाँ देखते हैं, वो आपके कौन सा है, खेड़ा है। खेड़ा आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पर आपके देखो गांधी जी के जो सहयोगी हैं, इसमें याद रखना कि भाई खेड़ा को प्रथम वास्तविक सत्याग्रह की संज्ञा दी जाती है, प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो देखिए छोटा सा आपके उल्लेख कर लीजिए यहां बस। गुजरात, कारण अकाल के कारण किसानों की फसलों का नष्ट होना एवं सरकार द्वारा लगान वसूली में कठोरता, लगान वसूली में कठोरता बरती गई सरकार के द्वारा कि भाई कि चाहे कैसा ही आपके यहाँ पर अकाल पड़ गया हो, लेकिन आपके 23% की वृद्धि और कर दी कि इतनी आपके लगान वसूली एक्स्ट्रा और करो इनसे। ठीक है, यहाँ आपके नेता कौन रहे, महात्मा गांधी।
कर नहीं देने की अपील गांधी जी ने कर दी थी यहाँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही गांधी जी पहुंचे ना, तो सरकार की नजरें भी वहां पहुंच गई कि भाई कि ये काहे को जा रहे हैं वहां पर। सरकार ने जब वास्तविक स्थिति को देखा तो उन्होंने गुप्त रूप से निर्देशित कर दिया अधिकारियों को, केवल उन्हीं किसानों से लगा लो जो दे सकते हो, जबरदस्ती मत करो किसी से। इससे गांधी जी का मंतव्य पूरा हो गया और यह आंदोलन भी क्या हो गया, सफल हो गया। यहाँ गांधी जी के जो सहयोगी हैं उनमें महादेव देसाई हुए, वल्लभ भाई पटेल हुए, इंदुलाल याग्निक हुए, गांव गांव का दौरा करते हैं खेड़ा में, ठीक है ना। सहयोगी, सरदार पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई। महादेव देसाई, ये आपके 3 क्षेत्रीय आंदोलन हैं। इन 3 क्षेत्रीय आंदोलनों का गांधी जी के द्वारा नेतृत्व किया गया और तीनों आंदोलनों में सफलता अर्जित आपके गांधी जी ने की। इससे गांधी जी की लोकप्रियता का जो स्तर है वो चरम पर पहुंच गया कि भाई ये तो टॉप आदमी है, जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहां पर आपकी सफलता मिल रही है, ठीक है। अभी देखिए, मेरे को एक प्रश्न अभी याद आया कि अभी शायद बिहार के किसी एग्जाम में आपके प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई कि चंपारण किसान सत्याग्रह के दौरान जब बिल्कुल शांतिपूर्वक किसान आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को मारने का प्रयास भी किया गया, गांधी जी को जहर दिया गया था, ठीक है। हालांकि ये तथ्यात्मक जो चीजें हैं, ये लोकल इतिहास जो होता है ना वहां पर आपके प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो गांधी जी को जहर दिया गया तो उसमें आपके बतख मियां अंसारी का नाम आता है। बतख मियां अंसारी नाम के व्यक्ति के द्वारा गांधी जी की प्राण रक्षा की गई थी, किसमें, चंपारण किसान सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। उस चीज को हम आपके लिख देते हैं क्योंकि अभी एग्जाम में आ भी गया है। देखो, चंपारण में गांधी जी को जब जहर दिया गया तब बतख मियां अंसारी ने उनके जीवन की रक्षा की। बतख मियां अंसारी आड़े आ गए, वरना नेशनल मूवमेंट आपके देख लो कैसे होता, ठीक है। तो बतख मियां अंसारी नाम के व्यक्ति के द्वारा उनके प्राणों की रक्षा की गई है। ये हमारा आपकी क्या है, क्षेत्रीय आंदोलन है जो गांधी जी ने आपके कहां किए थे, भारत में आते ही किए। अब गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश होगा। गांधी जी की लोकप्रियता का स्तर अपने चरम पर है। अब उसी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए गांधी जी कहां उतरेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन में। और राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का प्रवेश 1919 के रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के माध्यम से होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे आपसे कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा है। अभी तक हमने केवल क्षेत्रीय आंदोलनों की चर्चा उनके संदर्भ में की है। धन्यवाद।